स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। इसकी पहली हेडिंग है वर्क फंक्शन एंड इलेक्ट्रॉन एमिशन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर फ्रीली मोशन करते रहते हैं, ठीक है ना। इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इतनी एनर्जी तो होती है कि ये मूव कर रहे हैं, बट इतनी एनर्जी नहीं होती कि सरफेस को पार कर सकें। देयर आर सर्टेन अट्रैक्टिव फोर्सेस जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने से रोकते हैं। अब अगर हमको बाहर से ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को हम प्रोवाइड कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर निकल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मेटल सरफेस से बाहर निकलना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन, एंड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछा जा सकता है व्हाट इज वर्क फंक्शन। व्हाट इज वर्क फंक्शन? The minimum energy required, ठीक है ना, for an electron to eject from metal surface is known as work function, ठीक है ना। It is denoted by phi 0 and it is measured in electron volts। अलग अलग मेटल्स के लिए इसकी अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है, और ये डिपेंड करती है नेचर और कंडीशन ऑफ मेटल सरफेस पे। क्लियर है कि नहीं? तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन, व्हाट इज वर्क फंक्शन, क्लियर हो गया। अब एक एमिशन होता है थर्मोनिक एमिशन, ठीक है ना। ये भी एक तरह का इलेक्ट्रॉन एमिशन है। जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो एज यू नो हीट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर ये एनर्जी हीट के रूप में इंपार्ट की जाए, मतलब हीट एनर्जी इंपार्ट की जाए किसको, एक मेटल को, तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे। इस फिनोमिनन को हम कहेंगे थर्मोनिक एमिशन। क्या कहेंगे? थर्मोनिक एमिशन। एंड थर्मोनिक एमिशन इज द phenomenon of emission of electrons from a metal surface when heat energy is imparted to it। समझ आया कि नहीं? और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, these electrons are called thermions। क्लियर है कि नहीं? And for thermonic emission a metal should have two properties। दो प्रॉपर्टीज का होना बहुत जरूरी है एक मेटल के अंदर for thermonic emission। and what are these two properties? First, melting point should be high and work function should be low, ठीक है ना। सो दैट कम हीट करने पे ही इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाए, वर्क फंक्शन लो होगी तो, एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, मतलब जल्दी मेल्ट ना हो। समझ में आया? दिस कॉल्ड थर्मोनिक एमिशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और वी कैन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस चैप्टर में मेनली अपन जो है डिटेल में जो पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? Again, this is a phenomenon of electron emission from a metal surface। अब एनर्जी का फॉर्म चेंज हो गया। थर्मोनिक एमिशन में एनर्जी हीट के रूप में इंपार्ट की गई थी, यहां पर लाइट के रूप में, ठीक है ना। इफ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, देन वहां से भी मेटल्स से भी क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। एंड दिस फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा? एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल होगी किस पे? मेटल सरफेस पे, और जिस वजह से क्या होगा? मेटल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। दिस फिनोमेनन विल बी कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से निकलेंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आएगी नहीं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज जो है, इसके बारे में जो बताया गया, सबसे पहले यहां से ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के लिए भूमिका भी बन रही है कि हमने अभी कुछ फिनोमिनन्स पढ़ी थी, लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, जिनको वेव थ्योरी ऑफ लाइट के जरिए एक्सप्लेन किया गया था। रेडिएशंस को नेचर को लेके थोड़ा सा बहस चल रही थी, वेदर इट इज पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो इस बहस को एक नया आयाम मिला इस फिनोमिनन के बाद, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बाद, क्योंकि इसको वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस सदी के महानतम साइंटिस्ट सर एल्बर्ट आइंस्टीन जी ने प्लांक की क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया। प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि लाइट एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में चलता है, जिसको हम कहते हैं क्या? फोटॉन्स। समझ में आया कि नहीं? तो फोटॉन्स क्या होगा? एक तरह से एनर्जी पार्टिकल्स जिनके रूप में लाइट चलती है। तो ये एक तरह से फिर से क्या हो गया? हवा मिल गई किसको? पार्टिकल नेचर को। फिर और कुछ फिनोमिनन लाइक काउंटर इफेक्ट वगैरह भी थी जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाई, जिनको एक्सप्लेन किया गया किसके जरिए? फोटोन नेचर यानी पार्टिकल नेचर के जरिए। तो बहस वहीं की वहीं खड़ी हो गई कि व्हाट इज द एक्चुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, वेदर इट इज पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो ना सारी फिनोमिनन अकेला वेव नेचर एक्सप्लेन कर सकता,
ना सारी फिनोमेना अकेला पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर सकता। तो इस तरह से माना गया कि जो नेचर है रेडिएशंस का कैसा है, ड्यूअल नेचर है। ठीक है ना, हर चीज का ड्यूअल का जमाना है, ड्यूअल सिम, ड्यूअल कैमरा, तो रेडिएशंस का नेचर भी क्या हो गया, ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन ने अपनी जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, वो एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसमें माना गया कि लाइट एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में चलती है, जिसको बोलते हैं क्या, फोटॉन्स। ईच फोटोन की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज डिनोटेड बाय h nu, E equal to h nu, where h is what, h is Planck's constant। समझ में आया कि नहीं? तो E equal to h nu, this energy of each photon। अब आइंस्टीन ने बताया कि जब h nu एनर्जी का एक फोटोन किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो उसकी एनर्जी दो पार्ट्स में यूज होती है, दो तरह से यूज होती है। कौन कौन से दो तरीके? तो पहला तरीका तो यह है कि जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने के लिए बेताब बैठे हुए हैं, उनको बस जरूरत है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, कुछ एनर्जी इनके पास है और कुछ की जरूरत है कि किसी भी फॉर्म में वो मिल जाए। दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज वर्क फंक्शन। और जैसे ही इंसिडेंट हुई लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, भाई फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करिए, एनर्जी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी। तो जैसे ही हम देखते हैं कि एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उससे कम नहीं होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट और जिससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट जब इंसिडेंट होगी किसी मेटल सरफेस पे, तो क्या होगा, उसकी जो एनर्जी है h nu, वो दो पार्ट्स में यूज होगी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। एक पार्ट काय में खर्च होगा, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में। और ये एनर्जी क्या होती है, वर्क फंक्शन। जितनी एनर्जी चाहिए होती है मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के मिनिमम, दैट इज वर्क फंक्शन। तो एनर्जी h nu का एक पार्ट तो क्या है, वर्क फंक्शन। ये काय में खर्च हुआ, मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में। अब मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, इन बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स यानी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को बचा हुआ पार्ट जो एनर्जी का, अगर कुछ पार्ट रिमेनिंग रह जाता है तो वो क्या करता है, वो उनको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेट k max, तो k max इज व्हाट, इट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो कुल मिला के ये जो है इक्वेशन है, याद रखना आइंस्टीन की, जिन्होंने बताया कि एनर्जी ऑफ फोटोन h nu, total energy is h nu, which is utilized in two ways. One part goes to eject the electrons from metal surface, which is work function phi 0, and another part goes to provide maximum kinetic energy to the emitted electrons। समझ में आया कि नहीं? तो ये इक्वेशन है h nu equal to phi 0 plus k max। अच्छा, इस फॉर्मूले से एक बात साफ समझ में आ रही है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और बार बार एक टर्म में यूज कर रहा हूं, सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दैट सुटेबल फ्रीक्वेंसी? एक्चुअली इट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अलग से क्वेश्चन बन सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which no photoelectric emission is possible, whatever may be the intensity of incident light। तो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी चाहे कितनी भी क्यों ना हो, फ्रीक्वेंसी जब तक एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, there will be no electron emission। so if nu equals to nu 0, मतलब जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी जस्ट इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, तो ऐसे में क्या होगा, मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन बाहर जरूर निकलेगा बट उसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। इन दैट केस k max will be 0, no maximum kinetic energy। तो therefore from equation 1 इक्वेशन 1 से क्या होगा, h न्यू की जगह क्या आ जाएगा, न्यू 0 इक्वल टू phi 0 प्लस k max is 0। so finally you get an expression h nu 0 equals to phi 0। this is a relation between threshold frequency and work function। so phi 0 is work function, nu 0 is threshold frequency,
and the relation between threshold frequency and work function is h nu 0 equals to phi 0. समझ में आएगा नहीं? अब अगर ये हम वैल्यू पुट कर दें इन इक्वेशन 1, तो therefore फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या आता है इक्वेशन 1 से देखिए, तो h nu इक्वल्स टू phi 0 की जगह क्या आ जाएगा, h nu 0, तो phi 0 इक्वल टू h nu 0 हो गया प्लस k max. So this is Einstein's photoelectric equation, or we may write it like this: h nu minus h nu 0 equals to k max. This is Einstein's photoelectric equation. ठीक है, अलग से केवल लिखने के लिए भी आ सकती है, राइट? Einstein's photoelectric equation, तो ये इक्वेशन हो गई h nu minus h nu 0 इक्वल टू k max. इन केस फ्रीक्वेंसी के बजाय वेवलेंथ दे रखी है आपको, एज यू नो c इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा, तो यहां से न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन लैम्डा, तो therefore न्यू 0 इक्वल टू क्या होगा, c अपॉन लैम्डा 0. सो दिस इक्वेशन में ऑल्सो बी रिटर्न एज इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, h न्यू की जगह क्या आएगा, c अपॉन लैम्डा माइनस h c अपॉन लैम्डा 0 इक्वल्स टू k max. यहां हमने न्यू को, तो न्यू 0 को तो क्या बोला था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा 0 क्या कहलाएगी, दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. क्लियर है कि नहीं? तो ये होती है आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. हाँ बेटा, देखिए अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और यहां से अपन जानेंगे लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन. तो इसके लिए अपन ने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया. एक साइंटिस्ट थे लेनार्ड, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को. तो इसके लिए जो इंतजाम है पूरा वो ये है, ये आप देख रहे हैं एक फोटोइलेक्ट्रिक ट्यूब है जी, ठीक है ना. इसमें आप देख सकते हैं कि एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है ग्लास की. ये जो विंडो लगी है, विंडो का के ऊपर क्वार्ट्ज की. प्लेट के अंदर आप देख रहे हैं दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट सी which works as cathode और एक प्लेट P which works as anode. और अल्ट्रावायलेट लाइट को हम इंसिडेंट कराएंगे किस पर, कैथोड प्लेट C पर. तो जब अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट हो रही है कैथोड प्लेट C पे, तो इससे क्या होगा, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स इससे निकलना शुरू होंगे, एमिशन शुरू होगा. और ये जो प्लेट P है, इसको हमने एक बैटरी B से कनेक्ट कर रखा है, और एक कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्या एनोड प्लेट P को हम दोनों पोटेंशियल पे रख सकते हैं. जरूरत पड़ने पे इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल पे और जरूरत पड़ने पे पॉजिटिव पोटेंशियल. अभी तक अपन ने जो पढ़े थे एनोड्स वो हमेशा पॉजिटिव ही होते थे, लेकिन यहां कंप्यूटर की हेल्प से ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइडेड है कि हम जब चाहें तब प्लेट P को पॉजिटिव पोटेंशियल पे और जब चाहें तब प्लेट P को नेगेटिव पोटेंशियल पे रख सकते हैं. क्लियर है? विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट इस नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज या डिक्रीज भी हम कर सकते हैं. इसके अलावा आप देख सकते हैं एक माइक्रोमीटर लगा हुआ है और एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है सर्किट के अंदर. एक्सपेरिमेंट शुरू होता है ऐसे कि हम अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं. पहले किस पे इंसिडेंट करा रहे हैं, प्लेट सी पे, एंड विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर के हमने एनोड प्लेट पी को पहले इनिशियली पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया. कौन सा पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल. एज यू नो, जैसे ही अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट होगी कैथोड प्लेट सी पे, तो क्या होगा, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. प्लेट सी से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, और प्लेट पी पे कौन सा पोटेंशियल है, पॉजिटिव. तो पॉजिटिव प्लेट पी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स प्लेट पी की ओर ड्रिफ्ट होंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इसकी ओर ड्रिफ्ट होंगे एक करंट फ्लो होगा, दैट विल बी फोटो इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर है कि नहीं? अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी सेहत पे क्या असर पड़ता है एनोड पोटेंशियल में चेंज करने से, वो यहां देखेंगे हम. अभी एनोड पोटेंशियल कौन सा है, पॉजिटिव. विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट हम क्या करते हैं, इस पॉजिटिव पोटेंशियल को पहले हौले हौले इंक्रीज करते हैं. तो जब प्लेट पी के पोटेंशियल को हम इंक्रीज करेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल को, तो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स प्लेट पी, और जब मोर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है. और जैसे जैसे प्लेट पी के पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते जाएंगे कहां की ओर, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट पी. पर हर चीज की हद तो होती है, इसकी भी होगी. और क्या होगा, एक समय बाद
पॉजिटिव पोटेंशियल एनोड का इतना इनफ हो जाएगा कि जिसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए थे प्लेट सी से वो सब के सब कहां पहुंच जाएंगे, प्लेट पी पे। अब कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचने को बाकी नहीं बचा, यानी करंट की वैल्यू जितनी बढ़नी थी बढ़ ली, अब इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती है। इसके बाद अब अगर हम प्लेट पी के पॉजिटिव पोटेंशियल में और कोई फर्दर इंक्रीज करते हैं तो हम क्या देखते हैं, देयर विल बी नो फर्दर इंक्रीज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट कैसी हो गई, कांस्टेंट, एक सैचुरेटेड करंट आ जाएगा। क्या बोलेंगे इस करंट को, सैचुरेटेड करंट। क्लियर है। देन इसके बाद जब हमने देखा कि बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं पॉजिटिव पोटेंशियल को, तो अब हम प्लेट पी के पोटेंशियल को क्या कर देते हैं, जीरो। जो हमारी सोच थी वो ये थी कि प्लेट पी का पॉजिटिव पोटेंशियल अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर, इस वजह से करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर हम प्लेट पी के पोटेंशियल को जीरो कर देंगे, देयर विल बी नो अट्रैक्शन, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। बट जब हम प्लेट पी के पोटेंशियल को जीरो करते हैं, हम देखते हैं तब भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो नहीं होती। व्हाट डज दिस इंडिकेट, इट मींस जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं उनमें अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी है, जिस वजह से वो अपने आप ही प्लेट पी की ओर पहुंच रहे हैं, किसी अट्रैक्शन की भी जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं। बट अब हमको इस करंट की वैल्यू को और डिक्रीज करना है, जीरो करना है। अगर हमने सोच ही लिया है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब प्लेट पी को जैसा कि मैंने बताया था, इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पोटेंशियल पे रख सकते हैं। अब हम प्लेट पी को कौन से पोटेंशियल पे रखेंगे, विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर, नेगेटिव पोटेंशियल पे। तो व्हेन वी प्रोवाइड नेगेटिव पोटेंशियल टू द प्लेट पी, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव, प्लेट पी का पोटेंशियल भी नेगेटिव, तो रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो पहले एक्सेलरेट हो रहे थे, एक्सेलरेट की बजाय क्या होंगे, रिटार्ड होंगे। इस पोटेंशियल को बोलेंगे रिटार्डिंग पोटेंशियल, जिस वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या होगी, कम होगी, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। दिस टाइम फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। अब जैसे जैसे हम प्लेट पी के नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। बच्चों, इंक्रीज होने की भी एक हद थी, डिक्रीज होने की भी एक हद होगी। यानी डिक्रीज हो रहे हैं, हम प्लेट पी के नेगेटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करते जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होता जा रहा है। डिक्रीज होते होते अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो। यानी एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पर, प्लेट पी के एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पर हम क्या देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। एंड दिस पर्टिकुलर पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हिच इज आल्सो नोन एज कट ऑफ पोटेंशियल, जिसको हम डिनोट करेंगे V0 से। सो V0, ठीक है ना, इट इज द सिंबल ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। एनी डाउट। तो ये वो मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल है एनोड प्लेट पर, जिसके लिए कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। दिस पर्टिकुलर पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर हम डिफाइन करें इसे तो कैसे डिफाइन करेंगे, द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाइड टू एनोड ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब। द मिनिमम कौन सा पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, क्योंकि ये रोक रहा है इलेक्ट्रॉन्स को आने से। तो मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाइड टू एनोड ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब। प्लेट पी कौन सी प्लेट है, एनोड प्लेट। एनोड पे अप्लाई किया जा रहा है, at which the photoelectric current becomes zero, जिस पर photoelectric current क्या हो जाता है, zero, is called stopping potential और cut off potential। ये stopping potential जो है ये मेजर होता है किसका, maximum kinetic energy of emitted electrons का। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लें आप सब लोग कि stopping potential is the measure of maximum kinetic energy of emitted electrons। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, why it is so, because ये वो पोटेंशियल है जिसने उन इलेक्ट्रॉन्स को भी प्लेट सी से प्लेट पी तक आने से रोक लिया है जिनकी की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी प्लेट सी से प्लेट पी तक आने से रुक गए इस पोटेंशियल के कारण। यानी ये पोटेंशियल मेजर हो गया किसका, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का। समझ में आया कि नहीं। फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी नो द काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या होती थी, QV। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कोई चार्ज Q अगर V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट होता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो गेन करता है, K इक्वल टू क्या होती है, QV। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्मॉल e, एंड K मैक्स यहां पे हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मेजर किसका है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का। यानी हम
स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर रख दें यहां पर V की जगह EV0, तो K max will be EV0। अनदर एक फॉर्मूला आ गया ये, तो याद रखना K max इक्वल टू क्या होता है, EV0। समझ में आया कि नहीं? तो इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ये एक्सप्रेशन आ गया, K max इक्वल टू EV0। एनी प्रॉब्लम? तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं कि वहां जो आइंस्टीन इक्वेशन में हमने पढ़ा था h न्यू माइनस h न्यू 0 इक्वल टू क्या था, K max, एंड K max इज इक्वल टू EV0। तो अब हमको एक तरीका ये भी मिल गया लिखने का, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में आल्सो बी रिटन एज h न्यू माइनस h न्यू 0 इक्वल टू EV0। ठीक है ना, अनदर फॉर्म ऑफ आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। एनी डाउट? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें फोटोइलेक्ट्रिक करंट और एनोड पोटेंशियल के बीच, ठीक है ना, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ये अपन देख रहे हैं, ये ग्राफ है, ये ग्राफ ड्रॉ किया है किसके बीच, फोटोइलेक्ट्रिक करंट और एनोड पोटेंशियल के बीच। ऑन एक्स एक्सिस देयर इज एनोड पोटेंशियल, ऑन वाई एक्सिस देयर इज आईपी मींस फोटोइलेक्ट्रिक करंट। हमने देखा कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू में एनोड पोटेंशियल को चेंज करने से क्या फर्क पड़ रहा है। एनोड पोटेंशियल को हम बता चुके हैं कि पॉजिटिव भी रख सकते हैं और नेगेटिव भी रख सकते हैं। तो अगर हम लाइट पहले इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है ना, किस पर, कैथोड प्लेट पे, जैसी कैथोड प्लेट पे लाइट इंसिडेंट हुई फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होने लगता है। और अब हमको क्या करना है, एनोड प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखना है और फिर उसके नेगेटिव पोटेंशियल को ऐसे एडजस्ट करना है कि जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते करते एक पर्टिकुलर पोटेंशियल ऐसा आएगा जबकि फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगी, 0। हमें वो वो पोटेंशियल नोट करना है और उस एनोड पोटेंशियल को, उस नेगेटिव पोटेंशियल को अपन क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये आ गया, देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहां से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे नेगेटिव पोटेंशियल एनोड प्लेट पी के नेगेटिव पोटेंशियल को धीरे धीरे क्या करेंगे अपन, अब डिक्रीज। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे एनोड प्लेट के, हम देखेंगे फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। ग्राफ कैसे जा रहा है, ऊपर की ओर। एंड देन यहां पर एनोड पोटेंशियल क्या हो गया, 0। इवन देन फोटोइलेक्ट्रिक करंट 0 नहीं है, कुछ वैल्यू फोटोइलेक्ट्रिक करंट की ऑलरेडी है। एंड देन फिर प्लेट पी के पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया और इंक्रीज करने पर हम देख रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड इंक्रीज होते होते देन एक समय के बाद हम देखते हैं क्या, कि इसकी वैल्यू कैसे हो गई, कांस्टेंट। अब ग्राफ कैसा आ रहा है, लगभग स्ट्रेट। इट मींस ऑन इंक्रीजिंग एनोड पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट पी, देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। सो दिस पार्ट शोज सैचुरेटेड करंट। ये कौन सा करंट आ गया, चलिए इस कर्व को अच्छी तरह से निगाह में बसा लो, ठीक है ना, बहुत से क्वेश्चन इस कर्व पे बेस्ड आते हैं। दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल और यहां पर ये क्या आ गया आपका, सैचुरेटेड करंट। ये तो अभी हमने पूरा स्टडी किया। अब इस स्टडी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट का और दूसरा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट का। अलग अलग इफेक्ट हम देखना चाहते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले अभी हम स्टडी करेंगे क्या, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। फॉर दिस हम क्या करेंगे, वही पूरा इंतजाम है। अब हम लाइट जो इंसिडेंट कराएंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के इंसिडेंट कराएंगे, इंटेंसिटी सेम रखते हुए। तो पहले हम एक लेस फ्रीक्वेंसी ν1 की लाइट इंसिडेंट कराते हैं, किस पे, कैथोड प्लेट सी पर। जब लाइट इंसिडेंट होगी कैथोड प्लेट पे तो उससे क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इस वजह से क्या होगा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। अब प्लेट पी के पोटेंशियल को हम रखेंगे नेगेटिव और नेगेटिव पोटेंशियल को इतना एडजस्ट करेंगे हम कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। एंड दैट पोटेंशियल विल बी स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फ्रीक्वेंसी ν1 के लिए एक स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा हमारा V1, वो हम नोट करेंगे। एंड देन इसके बाद फिर धीरे धीरे नेगेटिव पोटेंशियल को प्लेट पी के अपन क्या करेंगे, डिक्रीज, जिससे फोटोइलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज होते होते फिर उसके बाद अपन पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे प्लेट पी को एंड फिर उसमें क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज। इसी टाइप का कर्व आएगा और इंक्रीज होते होते क्या आ जाएगी, उसकी एक सैचुरेटेड वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ν1। समझ में आएगा नहीं? तो सपोज इसी कर्व को अगर हम दिखाना चाहते हैं फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज ले रहे हैं यहां पे हम। V1 है, ये एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है ना, जिसके लिए कि आपने देखा फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या थी, 0। अब ऐसा ही
ये किसके लिए आया? सपोज दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू1, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू1 के लिए इस टाइप का कर्व आया, स्टॉपिंग पोटेंशियल आया कहां? V1 पे, और देन उसके बाद यहां पर ये आ गया है अपना सैचुरेटेड करंट। अब यही चीज हम रिपीट करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम अगेन हम क्या करेंगे? एक और लाइट इंसिडेंट कराएंगे। क्या चेंज करेंगे और क्या सेम रखेंगे? फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, और इंटेंसिटी सेम रखेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट चेक करने के लिए अब जो लाइट हम इंसिडेंट कराएंगे, कैसे इंसिडेंट कराएंगे? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके एंड इंटेंसिटी सेम रखते हुए। सो इसके लिए जैसे ही हम ऐसा करेंगे, प्लेट पी को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल प्लेट पी को रख के अपन क्या करेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट को चेक करेंगे। तो अब अपन इतना एडजस्ट करेंगे नेगेटिव पोटेंशियल प्लेट पी का, ठीक है ना, कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए? जीरो। तो पहले फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया था एक नेगेटिव पोटेंशियल V1 पे, किसके लिए? फ्रीक्वेंसी न्यू1 के लिए। बट हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी न्यू2, तो अब इस पोटेंशियल V1 पर वो जीरो नहीं हो रहा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल अब चेंज हो गया। अब हम देख रहे हैं क्या कि अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्लेट पी के नेगेटिव पोटेंशियल को पहले से इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो V1 की बजाय स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V2। समझ में आया कि नहीं? और पोटेंशियल जब स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 से बढ़ के क्या हो गया? V2। तो इस बात का इंडिकेशन है ये कि जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे। एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड कर रही है किस पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे। क्लियर है कि नहीं? एंड देन इसके बाद जब हम नेगेटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा। एंड ग्राफ का कर्व का नेचर जो है बिल्कुल वैसे ही आएगा, एंड आगे जाके दोनों ग्राफ्स बिल्कुल मिल जाएंगे। तो चले थे अलग अलग, लेकिन आगे जाके बिल्कुल कैसे हो जाएंगे? साथ साथ। इसका मतलब यह है कि सैचुरेटेड करंट की वैल्यू दोनों कर्व्स के लिए कैसी आएगी? सेम। दिस इज फॉर लेस फ्रीक्वेंसी न्यू1 एंड दिस इज फॉर ग्रेटर फ्रीक्वेंसी न्यू2। In this curve there are two frequencies, न्यू1 and न्यू2 are shown, and न्यू2 is greater than न्यू1। तो हमने क्या देखा कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने का इफेक्ट पड़ा किस पे और किस पे नहीं पड़ा? दोनों बातें ध्यान दीजिए। किस पे पड़ा? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे पड़ा। क्या पड़ा? कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल मींस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द frequency of incident radiation, but the value of saturated current does not depend on frequency of incident radiation. क्लियर है कि नहीं? ये कंक्लूजन निकला इस कर्व से। इतनी बात समझ में आई? तो अगर ग्राफ, ये कैसे ग्राफ बहुत ड्रॉ करने के लिए आते हैं एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना, अगर आपसे कहा जाए कि ग्राफ ड्रॉ कीजिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एनोड पोटेंशियल के बीच दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट के लिए, तो दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट, इंटेंसिटी सेम, उसके लिए ग्राफ आएगा तो ऐसा आएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग, सैचुरेटेड करंट सेम। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर हम यहां से एक कंक्लूजन तो निकल गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे। तो अगर इनका रिलेशन शो करने के लिए ग्राफ हम ड्रॉ करें बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, किस किस के बीच? स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 को मैं ले रहा हूं ऑन y एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को मैं ले रहा हूं ऑन x एक्सिस। सो हमने जो देखा वो क्या देखा कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, ठीक है ना, हमने क्या देखा कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है वो यहां पर डिपेंड कर रही है किस पर? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है किस पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर। और कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली। तो डायरेक्टली जब दो क्वांटिटीज डिपेंड करती हैं तो ग्राफ कैसा आता है? एक स्ट्रेट लाइन आती है लाइक दिस। ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 एंड फ्रीक्वेंसी न्यू जो ग्राफ आ रहा है वो कैसा आ रहा है? एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। क्या आ रही है? एक स्ट्रेट लाइन। अगर इस स्ट्रेट लाइन को हम फर्दर एक्सटेंड करें पीछे की ओर, तो हम क्या देखते हैं कि ये ग्राफ फ्रीक्वेंसी एक्सिस को कट कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसके करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। स्टॉपिंग पोटेंशियल मींस क्या जीरो हो गई? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जीरो हो गई। तो ये कहां जीरो हुई? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। ये फ्रीक्वेंसी जो है कहलाती है हमारी क्या?
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. समझ में आ गया आया? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है हमारी ये हो गई न्यू जीरो. और अगर इस ग्राफ को हम इसी तरह से आगे फर्दर कंटिन्यू करते रहे, एक्सटेंड करते रहे, it will cut an intercept on y-axis and this intercept, negative intercept will be phi 0 upon e. इसको अभी इक्वेशन के जरिए एक्सप्लेन करेंगे हम कैसे. ठीक है ना? तो ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं? दिस इज द कर्व obtained by taking stopping potential v0 on y-axis and frequency on x-axis. इसमें हमने इफेक्ट देखा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट का किस पर? स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पे. क्या देखा हमने कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स किस पर? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे. और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाती है? जीरो. के मैक्स जीरो हो जाती है. ठीक है ना? एंड अब इसकी जो आइंस्टीन इक्वेशन थी, आपको याद है क्या थी आइंस्टीन इक्वेशन? अभी हमने ड्राइव की थी एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो इक्वल्स टू ईवी जीरो. ठीक है ना? एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो इक्वल टू ईवी जीरो. और इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं ईवी जीरो पहले लिख लेते हैं, तो ईवी जीरो इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो. इज दैट क्लियर? अब इस इक्वेशन के अंदर देखिए, तो ये हम पढ़ रहे थे, तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन अपन जो पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? ईवी जीरो के मैक्स की जगह ईवी जीरो आ गया था. ईवी जीरो इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो. एंड एच न्यू जीरो हमने पढ़ा था, एच न्यू जीरो क्या होता है? इट इज फाई जीरो वर्क फंक्शन. तो इसकी जगह अपन ने क्या पुट कर दिया यहाँ पे? फाई जीरो. तो जो इक्वेशन हो गई हमारी वो क्या हो गई? ईवी जीरो इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई जीरो. अब इस इक्वेशन में हमने पूरी इक्वेशन में ई का क्या कर दिया? डिवाइड. तो ई का डिवाइड किया तो यहां क्या रह गया? वी जीरो. यहां ई का डिवाइड हुआ तो एच अपॉन ई इंटू न्यू, और माइनस यहां फाइव जीरो के नीचे आ गया ई, तो ये क्या हुआ? फाइव जीरो अपॉन ई. तो देखो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें अपनी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? इट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ये इक्वेशन किसकी होती है? स्ट्रेट लाइन की, जिसमें m जो होता है वो स्लोप होता है ग्राफ का और c होता है इंटरसेप्ट कट ऑन y एक्सिस. सो इफ वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर देखिए y एक्सिस पे क्या है? v0. तो y की जगह क्या आ गया? यहां पे v0. ऑन x एक्सिस यहां पे क्या है? फ्रीक्वेंसी न्यू. तो x की जगह यहां पे क्या आ गया? न्यू. तो y की जगह v0 और x की जगह क्या आ गया? न्यू. बाकी आप देखिए m की जगह क्या है? यहां पे एच अपॉन ई. एम मीन स्लोप, यानी इस ये जो इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन किसकी आ रही है? एक स्ट्रेट लाइन की. तो आप देख रहे हैं जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा. ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप जो है, स्लोप कितना होगा? स्लोप एम इक्वल टू होगा एच अपॉन ई. इस ग्राफ का जो स्लोप होगा एम इक्वल टू क्या होगा? एच अपॉन ई. एंड ये ग्राफ का जो इंटरसेप्ट होगा, तो प्लस सी की बजाय यहां प्लस की जगह तो माइनस है, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव की बजाय कैसा होगा? नेगेटिव होगा. एंड दूसरा सी की जगह क्या है यहां पर? फाई जीरो अपॉन ई. तो ये जो है वो क्या आ गया? इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट की लेंथ जो है वो कितनी होगी? फाई जीरो अपॉन ई. एंड माइनस साइन मतलब कहां होगी? नेगेटिव साइड. नेगेटिव इंटरसेप्ट कट करेगा. तो ये आगे एक इक्वेशन. तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये था इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट. अब अपन पढ़ेंगे क्या? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट. तो एक्स एक्सिस पे अगेन अपन ने क्या देखा? एनोड पोटेंशियल V. वाई एक्सिस पे आप अगेन देख रहे हैं क्या? फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP. क्लियर है? अभी इससे पहले अपन ने इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखा था. तो हमने कैथोड प्लेट पे जो लाइट इंसिडेंट कराई थी वो इंटेंसिटी सेम रखते हुए अलग अलग फ्रीक्वेंसी के इंसिडेंट कराई थी. तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से हमने क्या देखा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हुआ था. ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज्ड, बट सैचुरेटेड करंट की वैल्यू कैसी रही थी? सेम. बट नाउ अब हम क्या देखेंगे? अब हम इंटेंसिटी का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं. तो अब हम क्या करेंगे? पहले तो अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट कराएंगे लेस इंटेंसिटी की. तो लेस इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट कराई किस पे? कैथोड प्लेट पे. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हुआ, उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल ढूंढा अपन ने नेगेटिव पोटेंशियल पे प्लेट पी को रख के, और एक पोटेंशियल V0 ऐसा ऑब्टेन किया नेगेटिव पोटेंशियल, जिस पर कि लेस इंटेंसिटी के लिए हमने देखा कि
फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। समझ में आया? देन इसके बाद फिर हमने क्या किया, नेगेटिव पोटेंशियल को हौले हौले डिक्रीज किया, करंट की वैल्यू को इंक्रीज होते हुए देखा, देन प्लेट पी को पॉजिटिव पोटेंशियल इंपार्ट किया एंड फिर देखा करंट की वैल्यू को इंक्रीज होते हुए एंड सैचुरेटेड वैल्यू हमने ऑब्टेन करी फॉर लेस इंटेंसिटी बी। क्लियर है कि नहीं? तो पहले हमने लेस इंटेंसिटी बी की लाइट इंसिडेंट करा के देखिए आप नेचर ऑफ कर्व इज सेम, उसी तरह का कर्व आया, स्टॉपिंग पोटेंशियल आया V0 एंड सैचुरेटेड करंट यहां तक अपन ने ऑब्टेन किया। अब चूंकि हमें इफेक्ट चेक करना है किसका, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट का, तो इस टाइम हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को कांस्टेंट रखते हुए हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं और लाइट की इंटेंसिटी को हमने इंक्रीज किया और ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट कराई और अब हम क्या देखते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ा, नेगेटिव पोटेंशियल प्लेट पी का उतना ही रखना पड़ा जितना पहले रखना पड़ा, उतने पे ही करंट की वैल्यू क्या हो रही है, 0। मींस देयर इज नो चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फ्रीक्वेंसी का फर्क पड़ा था स्टॉपिंग पोटेंशियल पे बट इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी ऑन चेंजिंग intensity of incident light there is no change in stopping potential. Stopping potential is the measure of maximum kinetic energy of emitted electrons. It shows clearly that maximum kinetic energy of emitted electrons does not depend on intensity of incident light. Clear है? But जब हमने negative potential को increase किया decrease किया तो photo electric current पहले की तरह क्या हुआ, increase हुआ, nature of curve उसी तरह का आया and then हमने positive potential plate P को impart किया और फिर करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया। हमने क्या देखा, सैचुरेटेड करंट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आई। फ्रीक्वेंसी में हमने क्या देखा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आए थे दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए, बट सैचुरेटेड करंट क्या आया था, सेम, यानी सैचुरेटेड करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता था और स्टॉपिंग पोटेंशियल करता था। यहां पे हमने क्या देखा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम बट सैचुरेटेड करंट इज डिफरेंट। मींस जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड नहीं करता बट जो सैचुरेटेड करंट है ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है। यानी अगर ग्राफ ड्रॉ करने का, ग्राफ बहुत आते हैं इस चैप्टर से तो ये भी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है कि ड्रॉ ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड एनोड पोटेंशियल, ठीक है ना, फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। तो सेम फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट के लिए कर्व जो आएगा वो ऐसा आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कर्व क्लियरली शो कर रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड नहीं करती, लेकिन सैचुरेटेड करंट की वैल्यू डिपेंड करती है। सैचुरेटेड करंट मींस एक्चुअली ये क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, यानी नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड वो डिपेंड करते हैं किस पे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे, बट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कौन करती है, डिपेंड करती है कौन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पूरा लेनार्ड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है। तो समझ में आ गया? तो पूरा जो एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है कि ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स दैट मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे। क्लियर है? जबकि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे ये डिपेंड नहीं करती मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एंड सैचुरेटेड करंट पे हमने देखा था कि सैचुरेटेड करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा था, बोथ फ्रीक्वेंसीज के लिए सैचुरेटेड करंट की वैल्यू क्या आई थी, सेम। सैचुरेटेड करंट मींस नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, तो वो डिपेंड नहीं कर रहा था किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन जैसे हमने फ्रीक्वेंसी सेम रखते हुए इंटेंसिटी चेंज करी, अब हमने क्या देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल मींस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये डिपेंड नहीं करते किस पे, इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन सैचुरेटेड करंट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड, ये डिपेंड कर रहे हैं किस पे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे। लेस इंटेंसिटी के लिए लेस, मोर इंटेंसिटी के लिए मोर। ठीक है ना? दैट्स ऑल फॉर टुडे।